देखिएगा, क्यूरी का जो नियम है, क्यूरी का नियम, उसमें क्या होता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी का नियम होता है, मतलब ये पारामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बाहर से जो मैग्नेट आता है, चुंबक आता है, उसका जो प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र है। इसके कारण अनुचुंबकीय पदार्थ में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कितना चुंबकीय गुण आएगा, वो चुंबकन तीव्रता है। तो जितना ज्यादा पावरफुल चुंबक लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, इसमें चुंबकन तीव्रता यानी चुंबकीय प्रभाव उतने ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन तीव्रता एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जितने मजबूत लेके आएंगे, चुंबकन तीव्रता उतनी ज्यादा आएगा इसमें। चलिए अब दूसरा रूल देखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए जो होता है I और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो चुंबकीय गुण आएगा वो कम आएगा। यानी ज्यादा टेम्परेचर पर यानी गर्म करने लगेंगे तो चुंबकीय गुण खराब हो जाएगा। फिर इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से जो खींचने की शक्ति है वो खराब होगा इसका। फिर तो चलिए दोनों समीकरण से आते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। दूसरा में क्या है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T है। कंबाइनिंग दोनों को करते हैं, कंबाइनिंग दिस टू, दोनों कंबाइनिंग करते हैं। दोनों इक्वेशंस को, समीकरण को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइनिंग करते हैं। तो चलिए इसको कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करेंगे क्या, I और I रह जाएगा यहाँ पे, B ऊपर है तो ऊपर और T नीचे है तो नीचे आएगा। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, C B/T। C जो है हमारा क्यूरी कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है इसका, अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आता है। ठीक है, एंगल ऑफ डीप, थोड़ा एंगल ऑफ डीप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा एंगल ऑफ डीप, यहाँ समझाते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर। एंगल ऑफ डीप बहुत सिंपल चीज है, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। किसी भी बिंदु पर यह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा हो गया, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल यही ना होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक हो गया, वर्टिकल हो गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, ये हमारा वर्टिकल, आइए हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण होता है उसी को एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डीप जो है tan थीटा बराबर हम कर देंगे, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, BV, और बेस क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें परिभाषा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फिगर भी बनाइएगा। किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप। तो यहाँ ये भी कर सकते हैं, इसको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को B मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, H² बराबर P² प्लस B² होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको क्या मान सकते हैं हम, B² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर BV का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा BH। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। H का स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। तो ये H है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया ये, अब बेस ये हो गया, ये भी आ सकता है। तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है एंगल ऑफ डी बोलेंगे। तो थ्योरी लिख लीजिए, बोल देते हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल भाषा में अपने भाषा में ही लिखे हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ विद द हॉरिजॉन्टल, सिंपल भाषा ही लिखे हुए हैं, ठीक है ना, डिनोटेड बाय डेल्टा। इसमें इस अपना भाषा में लिख दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी बिंदु पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही नमन कोण कहते हैं। बोल भी देते हैं। किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अपना भाषा ही है, इसमें कुछ किताबी भाषा नहीं है। किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी बिंदु पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। उतार सकते हैं इसको। अगला पे आते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो ध्यान दीजिएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, ध्यान दीजिएगा। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम बाय परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी माध्यम की चुंबकशीलता म्यू मीडियम या म्यू वैक्यूम। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वैक्यूम यानी माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के, माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। किसके किसके अनुपात को? माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसमें मात्रक और डायमेंशन है, क्योंकि ऊपर भी चुंबकशीलता है, नीचे भी चुंबकशीलता है, दोनों कट जाएगा, तो ये यूनिट और डायमेंशन कोई नहीं होगा। देखिए म्यू आर जो है, ये जो है यूनिट लेस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रक और बीमा भी नहीं हुआ, डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, बीमाहीन भी हो जाएगा। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके किसके लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होता है किसके लिए? डाई के लिए। डाया होता है प्रति चुंबकीय के लिए। आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से ज्यादा होता है किसके लिए? पारा के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, याद रखिएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से काफी अधिक होता है किसके लिए? फेरो के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो थोड़ा क्लियर डाटा लिख दिए। चलिए इसका हम डेफिनेशन बोल देते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज, बिल्कुल सिंपल भाषा में, परमेबिलिटी। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए अपने लिखने की जरूरत नहीं, अपने भाषा में ही हम टाइप कर दिए हैं। ठीक है, हिंदी बोल देते हैं या सिंपल भाषा ये भी लिखा हुआ है, तो लिखिएगा माध्यम की चुंबकशीलता, हिंदी बोल देते हैं, इंग्लिश सिंपल लिखा हुआ है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। लिखिएगा माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के, माध्यम की चुंबकशीलता एवं निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को, माध्यम की चुंबकशीलता एवं
निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को माध्यम के चुंबकशीलता एवं निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। इसको नोट कर सकते हैं। यह मात्रकहीन एवं बीमाहीन होता है। चलिए, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन। ध्यान दीजिएगा, चुंबकन। ये क्वेश्चन चुंबकन से पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो 2-3 बार आ गया है, उसको भी कराएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम पहले करा देते हैं। बहुत ज़्यादा बार पूछा है, 2-3 बार पूछ दिया है। चुंबकीय पृथ्वी के, उसके बाद उस पे आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहले इसको, चाहे उसको कर ही देते हैं। रुकिए, पहले इसको साथे में चलते हैं, लाइनें कैसे आगे पीछे हो जाएगा। चलिए लाइनें से चलते हैं। चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। भी क्या है इसमें? वॉल्यूम है, आयतन है। भी हमारा क्या है? वॉल्यूम है, आयतन है। तो क्या थ्योरी होगा? एकांक आयतन में, क्या चीज में? एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आयतन में, उसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, चुंबकन कहते हैं। एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, चुंबकन वो कहते हैं। तो लिखिएगा, जैसे मान लीजिए 10 वॉल्यूम में 100 डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो एक वॉल्यूम में कितना होगा? 10 होगा। तो एक आयतन में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो चलिए इसका एस यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका एस यूनिट निकाल देते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है? नीचे मीटर क्यूब, कट जाएगा इस पे, एगो मीटर नीचे बच जाएगा, एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। तो लिखिएगा इसका परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, लिखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन कहलाता है। चुंबकन कहलाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक है एम्पियर पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसे एम वेक्टर से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसे एम वेक्टर से सूचित किया जाता है। चलिए अगला पे आइएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? इससे क्या होता है? उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? कोई चीज कितना पहले खत्म हुआ है, जैसे कोई चीज खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो कितने साल, जैसे डायनासोर जो थे, डायनासोर 10,000 साल पहले थे यहाँ पे,
तो उनका अस्तित्व जो है कैसे पता लगाया गया कि वो पहले थे? इतने दिन पहले तो कोई आदमी भी नहीं होगा जो जिंदा जो बताए कि हाँ वो डायनासोर जो है 10,000 साल पहले थे। तो उनके हड्डी जो पहले प्राप्त हुए तो उसको टेस्ट करके पता लगाया गया कितना साल वो पहले जिंदा थे। तो कोई भी चीज़ जो होता है, कोई पेड़ पौधा होता है या कोई आदमी रहता है या कोई जीव जंतु होता है, तो कितने साल पहले मरा है, उसके पहले कितना अस्तित्व रहा होगा, कितने साल पहले इसका, तो उसके उम्र का जो पता लगाया जाता है वो हम रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं। तो चलिए इसके लिखिएगा, अपने भाषा में बोल देते हैं, इसमें देख लेते हैं इंग्लिश। रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, दैट कैन एक्यूरेटली मतलब शुद्ध तरीके से डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बनिक पदार्थों का एज को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। एनिमल बॉडी और प्लांट आर मेड ऑफ कार्बन एटम्स, जो है जो जानवर का शरीर है और पौधा जो है कार्बन के एटम से बना होता है, कार्बन के परमाणु से बनता है। जो जानवर का शरीर और पौधा मरता है तो रेडियो कार्बन 14 जो है वो क्षय होने लगता है। कार्बन 14 जो होता है, जो रेडियो सक्रिय होता है, वो क्षय होने लगता है। इसकी सहायता से हम जो है उसके हम एज का हम पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल बात है। जब कोई जानवर का शरीर या पौधा मरता है तो कार्बन जो 14 होता है, कार्बन में 3 गो होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और ये कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है रेडियो सक्रिय होता है। तो कोई जानवर मरता है तो कार्बन 14 धीरे धीरे उसमें से क्या होता है, क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो कितना क्षय हुआ है उसे हम पता लगा सकते हैं कि उसका एज कितना होगा फिर। तो लिखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे कार्बनिक पदार्थों के उम्र का पता लगाया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों के उम्र का पता लगाया जाता है। जानवर के शरीर एवं पौधा कार्बन के परमाणु से बनते हैं। जानवर का शरीर एवं पौधा कार्बन के परमाणु से बनते हैं। जब मानव शरीर या पौधा मरता है, जब मानव शरीर या पौधा मरता है तो रेडियो सक्रिय कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। तो रेडियो सक्रिय कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। इसके क्षय की मात्रा की सहायता से इसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके क्षय की मात्रा की सहायता से इसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।